डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी किस प्रकार रिएक्ट करते हैं और एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके जो है वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उन जो 3 स्टेजेस थे उसमें एक जगह जो सेकेंड स्टेज में जो एक विजिबल फॉर्म बनाता था, जिसको उस विजिबल फॉर्म का पहला विजिबल फॉर्म है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये हम लोगों को आज देखना है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है? जब कोई घुलनशील या सॉल्युबल एंटीजन किसी एंटीबॉडी के पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। एंटीजन क्या होना चाहिए? सॉल्युबल, ठीक, घुलनशील होना चाहिए। एंटीबॉडी के साथ में किसकी प्रेजेंस में? किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। जब किसी विशेष तापमान पर रिएक्शन करता है तो इनसॉल्युबल सा एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पीएच पे, ठीक, घुलनशील एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो एंटीबॉडी है जिसकी वजह से इस तरीके का को जो प्रेसिपिटेशन आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटीन। ठीक है, एंटीबॉडी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटीन और ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटीन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, मतलब प्रेसिपिटेशन का जो रिएक्शन है वो या तो लिक्विड में होता है या फिर जेल में होता है। ठीक है, या तो लिक्विड में होगा या फिर जेल में होगा। तो जो लिक्विड में जो रिएक्शन होता है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो जब लिक्विड में होता है तो क्या करते हैं? ऐसे ढेर सारे टेस्ट ट्यूब, जैसे मान लो कि ये मेरा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, इसी तरीके से मान लो मैंने इस तरीके से 4-5 अलग अलग टेस्ट ट्यूब डाल दिया और इस टेस्ट ट्यूब में एक फिक्स क्वांटिटी डाल दी एंटीबॉडी की, कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी, चाहे वो 1 मोलर हो, 1 माइक्रोमोलर हो, जो भी हो, और इसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन में मैं क्या डालते जाऊँ? अब एंटीजन डालता जाऊँ। ठीक है, एंटीजन का डिफरेंट कंसंट्रेशन इसमें मैं डालता जाऊँ और बढ़ाते जाऊँ। तो क्या होगा? कोई एक टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा, इसमें से कोई एक टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा जिसमें इधर तो एंटीजन एंटीबॉडी है और इधर सॉल्युबल फॉर्म में अपना है एंटीजन, और बीच में कहीं पे एंटीजन और एंटीबॉडी का एक प्रॉपर कंसंट्रेशन मिलेगा और एक प्रेसिपिटेशन जैसा जो है वो कुछ कलर दे देगा जिसको हम लोग आँखों से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये एंटीजन को बढ़ा तो किसी 1, 2, 3 कंसंट्रेशन में ही मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ में जो है वो हमारा एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और कुछ में एंटीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बीच में कहीं और टेस्ट ट्यूब के बीच में कहीं दिखेगा, नीचे या ऊपर नहीं। तो ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है वो लिक्विड में जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को किया जाता है। ठीक, अब जो प्रेसिपिटेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्यों है? ठीक, होता क्यों है? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता है सॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों मिलते हैं तो प्रेसिपिटेट जो बनता है वो लैटिस फॉर्मेशन की वजह से होता है। लैटिस फॉर्मेशन अब क्या है? तो हम लोगों को ध्यान होगा, ये मान लो हमारा कोई एंटीजन था तो इस एंटीजन में कई एपिटोप थे, एक से ज़्यादा एपिटोप थे। ठीक है, तो जब एक ही एंटीजन, मान लो ये हमारा पहला वाला एंटीबॉडी है और ये उसका एक फैब फ्रेगमेंट है, ठीक, पहला वाला फैब फ्रेगमेंट, और कोई दूसरा भी एंटीजन, ठीक, किसी दूसरे एपिटोप को पहचानता हो और उसका फैब फ्रेगमेंट। तो जब कोई एक एंटीजन कि 2 अलग अलग एंटीबॉडीज़ के फैब फ्रेगमेंट से या फिर सेम एंटीबॉडी में कई फैब फ्रेगमेंट से कोई जो होता है वो बाइंड कर जाए, ठीक, एंटीजन बाइंड्स विथ फैब साइट्स ऑफ 2 एंटीबॉडीज और मोर एंटीबॉडीज, तो एक एग्रीगेट सा बनाता है। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैटिस फॉर्मेशन। ध्यान रखें, एक ही एंटीजन है और अलग अलग एंटीबॉडी के फैब साइट से, और फैब साइट क्या होते हैं वो हम लोगों को पता है, इतनी से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? फैब साइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। तो जब ये एग्रीगेट बनता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैटिस, और लैटिस फॉर्मेशन होता है तभी हम लोगों को किस फॉर्म में दिखता है? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। ठीक है, वही लैटिस जो होता है वो इनसॉल्युबल हो जाता है और वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में दिखता है। अब इसको 2 तरीके से, या तो डबल डिफ्यूजन या सिंगल डिफ्यूजन। आगे हम लोग देखेंगे कि डबल डिफ्यूजन क्या है और सिंगल डिफ्यूजन क्या है। तो इसका प्रेसिपिटेशन का, जैसा मैंने ये बेसिक सिद्धांत बताया कि कैसे जो है वो लैटिस का फॉर्मेशन होगा और लैटिस फॉर्मेशन ही हम लोगों को दिखेगा। तो देखो,
जब इस तरीके की कोई चीज़ हो और जो हमारे बहुत सारे जो होता है विथ मोस्ट ऑफ आवर एंटीजन, जो हमारे अधिकांश जो एंटीजन होंगे वो इस तरीके के एंटीबॉडी या मल्टीवेलेंट एंटीबॉडी या अलग अलग एंटीबॉडी से जो होता है एक साइड बाइंड कर जाए तो जो होता है वो लैटिस फॉर्म करेंगे। तो एंटीबॉडीज हैव एटलीस्ट 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, दिस इज ठीक है, एक जो है वो एंटीबॉडी, इसके 2 जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट, फिर यही वाला एंटीजन किसी दूसरे एंटीबॉडी से भी बाइंड किया तो इस तरीके से क्या होता जाएगा, एक चेन बनेगा, ये एंटीजन हुआ फिर ये वाला एंटीजन फिर कहीं बाइंड करेगा, ये एक तरीके का क्या बन रहा है, एक चेन बन रहा है। और इस तरीके से जब जो लार्ज एग्रीगेट हो गया, मतलब पहला वाला एंटीबॉडी इससे बाइंड किया, इस एंटीजन से फिर ये बाइंड कर गया, फिर यहाँ पे एक और एंटीजन होगा, इसी एंटीजन को कोई दूसरा वाला एंटीबॉडी भी पहचाना, इस तरीके से क्या बनता जा रहा है, एक लार्ज चेन जैसा बन जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट। तो यही जो एग्रीगेट है वो जेल में जो होता है वो लैटिस के फॉर्म में आ जाते हैं, और वही लैटिस हम लोगों को किसकी तरह दिखता जा रहा है, प्रेसिपिटेशन की तरह दिखता जा रहा है। ठीक है, जो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और तो अब देखो ये वाले स्ट्रक्चर में अगर तो हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है तो ये चीज़ जो है पॉसिबल है, क्योंकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब है कि ये वाले एपिटोप को पहचानने वाले ये वाले एपिटोप को, मतलब अलग अलग प्रकार के उसमें जो है वो एक ही एंटीजन को अलग अलग एंटीबॉडी पहचान सकता है, और ये वाला एंटीबॉडी डिफरेंट है, ये वाला एंटीबॉडी डिफरेंट है, ये वाला एंटीबॉडी डिफरेंट है। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो समझिए कि ये मेरा एंटीजन है और यहाँ पे इस एपिटोप को पहचान पाता है, तो अगर इस एपिटोप को पहचान पाता है तो अब तो ये वाला एंटीबॉडी किसी दूसरे एपिटोप को तो नहीं पहचान पाएगा इस एंटीजन में, तो लैटिस फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो लैटिस या लार्ज एग्रीगेट कब बनेंगे, जब हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी हो या आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी हो, जिसमें बहुत सारे जो है वो जगह को जो है वो बाइंड करने की क्षमता हो, तो उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग होगी, एग्रीगेट बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और आसानी से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों को नज़र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखो ये वाला जो है वो दिया जाता है, इस ग्राफ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कह रहे थे कि हम लोग किसी भी जगह में, चाहे सॉल्यूशन मतलब अपने टेस्ट ट्यूब में अपन एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दें, या आगे जब हम लोग जेल देखेंगे तो इसमें एक समान मात्रा में जो है वो एंटीबॉडी हर जगह में डाल दें। ठीक है, अब इसमें जो है वो एंटीबॉडी की मात्रा जो है वो फिक्स हो गई, किसी भी टाइम पे एंटीबॉडी की मात्रा को हम लोगों ने इस जगह पे फिक्स कर दिया, मान लो ये अपना सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पे एंटीबॉडी की मात्रा को फिक्स कर दिया, और धीरे धीरे हम लोग एंटीजन की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ के हिसाब से ये जो है वो एंटीजन की मात्रा इस डायरेक्शन में जब जाएगी तो बढ़ती जाएगी, और ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, दिस इज हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो है। ठीक, इधर एंटीजन बढ़ रहा है और इधर एंटीबॉडी को तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया। तो पहला वाला ये ग्रीन वाले जोन को अगर हम लोग ध्यान दें, जो हमारा जो ग्रीन वाला जोन है इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो ग्रीन वाले जोन में हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे एंटीबॉडी का एक्सेस है। अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन में उतना एंटीजन नहीं डाला हुआ है जितनी कि उसमें एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन यहाँ पे हो गए हाई। ठीक, हाई एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन हो गया, और हाई एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है, इसका मतलब जो भी एंटीजन है यहाँ पे उसके पास बाइंड करने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडी जो है वो अवेलेबल हैं, और क्योंकि बहुत सारे एंटीबॉडी अवेलेबल हैं तो मान लो ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों का तीसरा स्टेज क्या होता था कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, तो उसका डिसोसिएशन हो जाता था। तो ये जो डिसोसिएशन हो के यहाँ से डिसोशिएट हुआ इसमें बाइंड कर गया, यहाँ से डिसोशिएट हुआ इसमें बाइंड कर गया, बहुत ही वॉलेटाइल टाइप की चीज़ बनेगी क्योंकि एंटीबॉडी एक्सेस में है, और क्योंकि वॉलेटिलिटी है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रेसिपिटेशन नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखिए एंटीबॉडी का एक्सेस होगा तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वॉलेटाइल है, एक जगह से टूटा दूसरे में, दूसरे से टूटा तीसरे में, तो कोई एक फिक्स एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब एंटीजन की एक क्वांटिटी पहुंच गई जिससे कि हम लोग एंटीबॉडी के जितने भी हम लोगों के मतलब बाइंडिंग साइट थे उसको किसी तरीके से संतृप्त कर दिया,
तो अब देखो ये लैटिस टाइप की फॉर्मेशन हो गई, और लैटिस टाइप का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि भाई अब जितने एंटीजन हम लोग को दे दिए, एंटीबॉडी के जितने साइट्स हैं सबके साथ में बाइंड हो गए और सब आपस में ही बाइंड करने लगे, अब कोई संभावना भी नहीं है। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब जो होता है वो जितना एंटीजन और एंटीबॉडी का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक फिक्स कंसंट्रेशन टाइप का मिल गया, तो इसको जोन ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। जहाँ कहीं भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों को मिलेगा उस जोन को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस। इस स्टेज में क्या होता है, हमारे अधिकांश जो एंटीबॉडी होंगे उसके जो फैब साइट होंगे, जो बाइंडिंग साइट होते हैं एंटीजन के लिए, वो जो होते हैं वो क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे, उसमें जो होता है वो एंटीजन की बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले जोन ऑफ इक्विवेलेंस से और ज़्यादा मैं एंटीजन की मात्रा को बढ़ाते रहूँ तो एक और जोन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस। इस जोन में क्या हुआ, अब एंटीजन जो होता है वो अधिक मात्रा में हो गए। तो अब जब एंटीजन अधिक मात्रा में हो गए तो ये एंटीबॉडी के पास बाइंड करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन आ गया। तो जिससे अभी बाइंड किया है इसको छोड़ेगा, जो नए वाले एंटीजन से बाइंड कर लेगा, फिर जो है इसको छोड़ेगा, किसी और एंटीजन से बाइंड कर लेगा। तो इस जगह पे भी जो है कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक को छोड़ेगा दूसरे से बाइंड कर लेगा, दूसरे को छोड़ेगा दूसरे से बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है उसी का जो होता है वो इंपॉर्टेंस है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस जहाँ पे जो है वो प्रॉपर होता है, या तो एंटीबॉडी का अधिकता हो जाए, जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस हो, या जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस हो, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं आता है। सिर्फ इक्विवेलेंस पे, जहाँ पे प्रॉपर दोनों का अमाउंट जो है वो प्रॉपर हो, तभी वो चीज़ जो होता है वो आ पाती है। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों ने लिक्विड में देखा था कि एक टेस्ट ट्यूब लिक्विड में एंटीजन जो सॉल्युबल मात्रा में था और नीचे एंटीबॉडी डाल के, उसी प्रकार से हम लोग जेल में देख सकते हैं। तो मान लो कि ये हमारा जेल है, पेट्री डिश का जेल, और इसमें जैसे हम लोग अगार मिलाए थे उसी तरीके से एंटीबॉडी को मिला के डाल दिया। तो इस पूरे के पूरे प्लेट में एंटीबॉडी की समान मात्रा है। ठीक है, इस पूरे प्लेट में कहीं पे भी एंटीबॉडी अधिक या कम नहीं है। और यहाँ बीच में अगर मैं जो है वो यहाँ बीच में क्या करूँ, एंटीजन के लिए जो होता है कोई वेल बना दूँ। ठीक है, एंटीजन का एक वेल बना दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने भर दिया क्या, ढेर सारा एंटीजन। तो एंटीजन यहाँ से क्या करेगा, डिफ्यूज़ करना चालू करेगा, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में जो है वो डिफ्यूज़ करना चालू करेगा। तो ये जो बीच वाली जो जगह है जहाँ पे हमने एंटीजन भरा, ये वाली जगह क्या हो गई, अपना एंटीजन का एक्सेस, और इधर जो साइड वाली जगह हो गई वो एंटीबॉडी का एक्सेस। यहाँ कहीं बीच में जो है वो अपने को कोई जगह मिलेगी जहाँ पे क्या रहेगा, ये जो बीच वाली जगह अपने को मिलेगी जहाँ पे क्या रहेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का इक्विवेलेंस जोन आएगा। और ये जो इक्विवेलेंस जोन आएगा वहीं पे अपने को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मिलेगा। इसके बाहर वाली जगह एंटीबॉडी एक्सेस है और अंदर वाली जगह जो है वो एंटीबॉडी एक्सेस है, और अंदर वाली जगह क्या हो गई, एंटीजन एक्सेस है। तो ये हो गया अपना सिंगल डिफ्यूजन या रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड। सिमिलरली डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, तो एक साइड पे हम लोग डाल दें एंटीबॉडी और दूसरे साइड में डाल दें हम लोग एंटीजन। तो समझिए ये वाला एंटीजन एक्सेस वाला हो गया, ये वाला एंटीबॉडी एक्सेस। डिफ्यूज़ करते करते कोई एक जगह आएगी जहाँ पे इनका इक्विवेलेंस जोन बनेगा, और इसी इक्विवेलेंस जोन में हम लोगों को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो नज़र आएगा। तो ठीक है, सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ये अपन लोगों ने समझ लिया। उसी के तरीके का प्रेसिपिटेशन में एक चीज़ और है, वो है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं। एक्चुअली इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मान लो कि हमारा कोई एंटीजन है, ठीक है, ये अपना कोई जेल है, मान लो एग्रोज का कोई जेल है, ठीक, एग्रोज जेल है, और अपने जो भी एंटीजन है उसमें बहुत सारे प्रोटीन हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन को हम लोगों ने यहाँ कहीं पे जो है वो सारे प्रोटीन्स को डाल दिया, जो भी प्रोटीन मिक्स था। ठीक, प्रोटीन मिक्स था, इसको हम लोगों ने एक जेल में जो है वो डाल दिया। ठीक, जब हम लोगों ने जेल में प्रोटीन मिक्स को डाल दिया तो क्या होगा कि ये जो प्रोटीन मिक्स है इसको, और मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डाल दिया निगेटिव चार्ज, मतलब अब हम लोग इसको जो है वो चार्ज के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं। तो साइज़ के हिसाब से, पहले तो बड़े साइज़ के और चार्ज के हिसाब से, प्रॉपर्टी ऑफ जिसमें जितनी ज़्यादा चार्ज होगी ज़्यादा दूर माइग्रेट करेगा, और साइज़ के हिसाब से बड़े साइज़ वाला इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके साइज़ के हिसाब से आपस में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, साइज और चार्ज के हिसाब से। अब ये प्रोटीन अपने साइज के हिसाब से जो होगा पृथक हो गए, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए।
और इसी जेल के साइड में इधर कहीं किसी भी एक साइड में, जैसे मान लो ये जो है वो प्रोटीन सेपरेट हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अलग अलग प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो गए, और इसकी किसी एक साइड में यहाँ पे मैं जो है वो कोई ट्रफ काट लूँ, कोई गड्ढा, लंबा सा गड्ढा काट लूँ। ये जो एंटीबॉडी लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये कोई लंबा सा मैंने ट्रफ या गड्ढा काट लिया। तो जब हम लोगों ने ट्रफ या गड्ढा काट लिया, इस गड्ढे में अब मैं क्या भर दूँ, एंटीबॉडी भर दूँ। तो एंटीबॉडी जब हम गड्ढे में भर देंगे तो एंटीबॉडी का अब उस जेल में क्या होगा, डिफ्यूजन, इधर डिफ्यूजन होना चालू हो गया, जेल से इधर डिफ्यूजन होना चालू हो गया। तो आप समझिए ये वाला हो गया अपना एंटीबॉडी एक्सेस, ये वाला ये कहीं पे एंटीजन है, और यहाँ कहीं से भी सेपरेशन हो रहा था तो इधर भी डिफ्यूजन होगा। तो कहीं कहीं पे इनके जो है वो जोन ऑफ इक्विवेलेंस बनेंगे। तो जहाँ जहाँ जोन ऑफ इक्विवेलेंस बनेंगे वहाँ पे इस तरीके का अर्धचंद्राकार हम लोगों को क्या दिखेगा, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखेगा। जरूरी नहीं कि जितने भी प्रोटीन है सभी में प्रेसिपिटेशन दिखे, हो सकता है कि पहले और तीसरे नंबर में तो प्रेसिपिटेशन आया लेकिन दूसरे और चौथे में नहीं आया। तो इससे हम लोगों को एग्जैक्टली नेचर का पता चलता है कि किस प्रोटीन से कितना स्ट्रांग बाइंड कर सकता है। दूसरा, इसमें जिसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ज़्यादा मोटा होगा उसके साथ में उसकी एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, ये भी इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। ये इस तरीके से जैसे वाइट कलर का दिख रहा है ना, इस तरीके का हम लोगों को इक्विवेलेंस जोन पता लगता है, और ये दूसरे वाले से उतना अच्छे से पता नहीं लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले प्रोटीन को हम लोगों ने के मिश्रण को जो है साइज के हिसाब से अलग किया, और उसके बाद में एंटीबॉडी के साथ में जो है वो उसको रिएक्शन करवा के देखा कि किस किस प्रोटीन के साथ में जो होता है वो जोन ऑफ इक्विवेलेंस बना पा रहा है। ठीक है, अब जो तो इसके साथ में हमारा जो ये प्रेसिपिटेशन वाला लेक्चर जो होता है वो ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला रिएक्शन, वो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। थैंक यू।